पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे 2020-21 बाकायदा तौर पर जारी कर दिया और इसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कौम को ये खुशखबरी दी कि मईशत अब तरक्की की राह पे गामजन है। मईशत अगर ओवरऑल तरक्की की राह पे गामजन है तो आपकी ज़िंदगी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मुस्बित तब्दीली आएगी नहीं आएगी, आपकी आमदनी इस हवाले से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो किस हद तक कम होगा, कम हुआ है नहीं हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। और जब अपोजिशन के इस हवाले से हम बातचीत देखते हैं तो आज भी अपोजिशन और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इकनॉमिक सर्वे जब जारी हुआ तो इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे आपने क्या पेश करना है? इकॉनमी तो तबाह हो चुकी है। कोई ऐसा पैमाना है जिस पर पाकिस्तान ने तरक्की की हो? मईशत का पैमाना ले लें, मुल्क की डेवलपमेंट का पैमाना ले लें, जीडीपी जो है 313 अरब से 296 पे आ गया, ये हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं मेरी कामयाबी है। मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्टफॉल है, वो कहते हैं बिजली ज्यादा लग गई है, बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ। ये वो नाअहल, वो करप्ट हुक्मरान है जो इन 3 सालों में इस मुल्क को की मुश्किलात दुगनी करने के अलावा, इस मुल्क के अवाम को तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जी नाज़रीन, और हुकूमत का बिल्कुल यह हक होता है कि तनकीद करें और जायज़ तनकीद भी करें। कुछ सियासी मामलात से आगे भी उनको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है अपोजिशन की तरफ से। लेकिन इसी तरह की आवाज़ें कुछ हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नूर आलम खान साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा था, आइए देखते हैं। बिल्कुल हम PTI के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाए। अगर यहाँ पे वो बंदे अवाम के वोट से, जैसे ये सारे मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो अवामी अपने हल्के रखते हैं, अगर वो जीत के आए होते और वो यहाँ से इलेक्टेड होते तो उनको कम से कम अवाम का पता होता। 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। सर 60 रुपए की जो ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी वो 360 पे हो गई है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि महंगाई आ रही है, आज मैं फिर कहता हूं सर कि फिर महंगाई ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगाकर चला जाता है। ये दवाइयां सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है, खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। नाज़रीन, पार्लिमान का फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें उठाया जाए और नूर आलम खान साहब ने उसी अवामी जज्बात की तर्जुमानी भी की। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने पिछले माह बजट कल आ रहे और पिछले माह वज़ीर आज़म ने क्या बताया कि किस तरह की मईशत उन्हें मिली और इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में एक आलमी वबा के बावजूद क्या किया और किस तरह के आदाद व शुमार वज़ीर आज़म के सामने थे, आइए देखते हैं। हमें जो इकॉनमी मिली थी वो क्या थी? उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस पे हैं। आज हमारे जो रिजर्व्स हैं 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिजर्व्स। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया है और ऊपर आया है, पिछले चंद महीनों में तकड़ा होता गया। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें 1 अरब डॉलर आ चुका है 10 महीनों में। हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया 2.5 अरब डॉलर उसके अंदर आया। जी नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म पिछले माह ये चीज़ें बता रहे थे और आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कुछ एक जिसको कहा जाता है कि एक अच्छी खबर भी दी है, खुशखबरी दी है, जो हुकूमती रिजॉल्व है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो विज़न है, जिस हवाले से हर बजट पे एक धड़का लगा रहता है कि जनाब क्या होने जा रहा है, जो सैलरी क्लास है उसके साथ क्या होगा, इस हवाले से क्या खबर दी शौकत तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। IMF और हमारा जो है जो डेस्टिनेशन है वो एक है। वो कह रहे हैं आपकी जो है सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। हमारा भी यही मकसद है कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी है, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये हमारे
लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। जी नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके पे मजीद बोझ नहीं डालेंगे, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक रेड लाइन खींच दी है। IMF को भी आगाह कर दिया गया है, जिससे कि तकरीबन इस माह जो IMF का हमें ट्रांच आनी थी $1 अरब के करीब पाकिस्तान को मिलने, वो नेगोशिएशंस आज भी जारी रही हैं इस हवाले से। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आज शौकत तरीन साहब ने, और पिछले 70-73 साल से जो एक मंजन बेचा जाता था, जिसको इकनॉमिक पॉलिसी और इकनॉमिक मॉडल भी कहते हैं, ट्रिकल डाउन। और बहुत से हमारे बड़े बिजनेसमैन इससे पहले जब वज़ीर आज़म से मिलते थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिलते थे, यही कहते थे ना, अब हमें छोड़ें, हमें खुला खाने दें, जो भी माजी की चीज़ें हुई, बिजनेसमैन थोड़ी बहुत अगर करप्शन करता भी है तो उसे इग्नोर करें, हमें नैब के परव्यू से निकालें सारा कुछ। और इसका मतलब ये था कि जी ऊपर सारी फैट काउस बैठी हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत जो टपक के नीचे आ जाएगा वो गरीब आदमी के पास जाएगा। इस पूरे माशी मॉडल को, इस हुकूमत की जो विजन है, उसे तब्दील किया जा रहा है। क्या कहा शौकत तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। हम इंटरवेंशंस करेंगे और इस दफा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, क्योंकि गरीब को हमने जो एक किस्म से उम्मीद ख्वाब दिखाते रहे हैं, वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ के ख्वाब दिखाते रहे हैं कि ऊपर से इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिडिल क्लास में आएगा, उससे नीचे आएगा। ये ख्वाब है, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जबकि ग्रोथ सस्टेनेबल हो, जब ग्रोथ जो है वो लगातार को 10, 20, 30 साल तक हो। जो गरीब आदमी है वो उसके लिए ये सारा कुछ ख्वाब ही रह जाता है कि उसका एक घर हो, उसका कोई कारोबार हो। तो इस दफा आप बजट में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर तवज्जो दी है, और इसलिए नहीं है कि ये पहले क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए कि उनको जो तरीका नहीं आता था कि इसको कैसे करना, और हम इस दफा तरीका सिखाएंगे। प्रैक्टिकली मैं एक बैंकर हूं तो मुझे मालूम है कि ये बैंकिंग कैसे की जाती है। ये लोग निचले तबके को पैसे क्यों नहीं देते, क्योंकि ये दे नहीं सकते। ये निचले तबके को छोटे लोन देना आते ही नहीं हमारे कमर्शियल बैंक को। जी नाज़रीन, पूरी हुकूमत की जो माशी पॉलिसी की विजन है उसको सामने रखा है, और 73 साल से जो कुछ हो रहा था, जो एक मंजन बेचा जाता था, उसको तब्दील करने की तरफ कम से कम एक अज़म का इजहार किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम खान साहब, माहिर माशियात हैं, और बहुत सारे जो तज्जिए आ रहे थे कि इतना मईशत बैठ गई, तबाह हो गई, उस वक्त भी ये बहुत सारी डिस्पैशनेटली फैक्ट फिगर्स के साथ बता रहे थे कि नहीं जनाब, ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं और मईशत की सिमत इधर जा रही है। और अब इंटरनेशनली जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इनके जितने तज्जिए थे उसके इंतहाई करीब तर हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम डैडी साहब, कराची से मारूफ कारोबारी शख्सियत है। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपका किस चीज़ पे ये बिलीव था, फेथ था कि चीज़ें सही हो रही हैं और वाकई सही होगी, इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है? देखिए अर्शद भाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू कनेक्ट विद इंफॉर्मेशन। हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेट्स की जो क्लास है, और जो मीडिया के जो हमने सो कॉल्ड उनको माहिर माशियात और ये एक टैग दे दिया, ज़रूर माहिर है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट कनेक्ट विद द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड के डेली बेसिस पे। ड्राइंग रूम एनालिस्ट, ड्राइंग रूम। मेरा ताल्लुक स्टॉक मार्केट से, मैं एक मार्केट इकोनॉमिस्ट हूँ, और उसका काम होता है कि वो दिन रात देखता है कि ये कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं, इस कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने जो है ये 6-8 महीने पहले से देखना शुरू कर दिया था कि मुल्क में फर्टिलाइज़र की ऑफ टेक बढ़ना शुरू हो गई है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो गए, जो आम आदमी है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। आप फ़ोन करके पहले बुलाते थे, लोग जो है ना लाइन से मिल जाते थे आपको, अब वो कहता था 4 दिन बाद मैं टाइम दूंगा, अभी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो ये गवर्नमेंट ने जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोविड था ना, वो वाकई में जो है ना इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी पकड़ के, और उसमें जो है कुछ जिसे कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने स्टार्ट किया अल्लाह तवक्कल से। इन्होंने कहा भाई हम नहीं खिला पिला सकते लोगों को, सिर्फ खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और जो है हम इनके लिए रास्ता खोलते हैं। बाकी अगर जिसकी ज़िंदगी मौत ये वो, तो NCOC के थ्रू एक इन्फॉर्म बेस्ड इन्होंने जो है कोविड में जो है चीज़ें खोलना शुरू कर दी। पूरी दुनिया जो है इस बिलीव में थी कि नहीं, पहले लोगों की ज़िंदगी, आपकी ऑपोजिशन में बिलावल भुट्टो हैं और 10 लोग थे, शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका आप कहते थे भाड़ में जाए ज़िंदगियाँ बचाएं,
और आज जो है वो उस चीज़ को इग्नोर करके वो कह रहे हैं कि जी महंगाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो हम इंफॉर्मेशन से कनेक्ट थे, हम ट्रेंड देख रहे थे, और वो ट्रेंड देखते हुए जो है मेरा बिलीफ 7-8 महीने पहले बन गया था कि हम 5% के करीब ग्रोथ हिट कर देंगे। और अब 5% होगी। हुकूमत तो 3.94% कह रही है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद 30 जून तक कुछ मजीद बेहतर होंगे नंबर। हुकूमत इसलिए क्योंकि वो अंडर प्रेशर, क्योंकि हुकूमत ने जब स्टार्ट किया था साल 2.1% से किया था। अब मैं आपको एक बताऊं बात की जो हमारी बदकिस्मती की है, एवरी डे इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग, ठीक है ना। जैसे हमारे 24 घंटे में एक लेवल पे हमारी सेहत या मूड नहीं रहती, इट स्विंग्स। किसी ने आपको हंसा दिया, आपका मूड अच्छा हो गया। तो हमारी जो हुकूमत जो है और जो 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 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दे डोंट अपग्रेड देयर फोरकास्ट या प्रोजेक्शन विद द इंफॉर्मेशन, वो स्टिक कर जाते हैं उन चीज़ों को। तो वी नीड टू चेंज दिस। JP मॉर्गन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो हौसला अफजा है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और वो क्या कर रही है? मैं आपको बता देता हूँ 4 पॉइंट। एक तो GDP की बात तो बहुत हो गई ना, उसके अलावा उसने JP मॉर्गन ने ये बोला है कि पाकिस्तान में अगले साल महंगाई की शरह इस साल 10.5%, वो 7.3%। उससे जो बड़ी बात उसने बोली कि पाकिस्तान का जो कर्जे का तनासुब GDP के हिसाब से वो इस साल गिरा है और अगले साल मजीद गिरेगा, 87% से इस साल 85 और अगले साल 83% पे। तो जो एक बिला वजह का TV पे जो हम सुनते थे ये हुकूमत कर्जे ले रही है, इसकी डेट रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ गई। और आखिरी चीज़ जो खसारा जिस पर हर वक्त बात होती थी, इस साल 7.1% और अगले साल 5.9%। तो हर एंगल से ये बात हो रही है। और ये जो आपने अभी शौकत तरीन साहब की बात बताई ना, ही इज़ अ ब्लेस्ड फाइनेंस मिनिस्टर। मैं इस पे आता हूँ ज़रा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में भी इस पे बात करनी है। अकील करीम डैडी साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जो माशी मिरेकल वो क्रिएट करना चाह रहे थे, आप उसके काफ़ी नाकिद रहे थे और बड़े ओपनली पब्लिकली आप कहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इवन पेंडेमिक में भी आपने कई दफ़ा कहा कि सिमत सही है। अब आपको लग रहा है कि ये सिमत सही होने की वजह क्या है? कौन सी ऐसी तब्दीलियां की गई हैं पॉलिसी मेकिंग में, या जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जनाब अब हम बॉटम्स अप अप्रोच से जा रही है, पहले दिन से थी, या शौकत तरीन साहब आके ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन पहले दिन से इसी तरह थी? मेरा अपना ख्याल है कि जब PTI की गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के हुकूमत में जब आई थी तो कंडीशन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। 35 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था आपका, करंट अकाउंट $19 बिलियन डेफिसिट था, और बजट डेफिसिट भी अनबिलीवेबल था। अब उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसका इलाज करना शुरू किया। उसकी वजह से उन्होंने अपने रुपये को, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू था, उसको अंडर वैल्यू किया, डिवैल्यूएशन किया। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेती, लेकिन उन्होंने लिए। उन्होंने लोगों की स्पेंडिंग रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो गए। पहले 2 साल नेगेटिव ग्रोथ या मामूली ग्रोथ की तरफ रहे, तकलीफ उनको बहुत हुई, लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया, उसकी वजह से बेरोजगारी भी हुई। लेकिन जाहिर बात है, जब भी आप किसी भी चीज़ का इलाज करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरे हालात अच्छे नहीं है, तो उसका फ़ायदा होता है। और लोग, हम भले IMF को कुछ भी कहें, IMF जब आपको पैसा देता है तो आपको डिसिप्लिन भी करता है। तो आपने ये 2 साल मुश्किल निकाले और इसके साथ साथ सीधा ही आप टेक ऑफ की तरफ चले गए। कोविड के साथ आपकी सिचुएशन जो बेहतर हुई है वो सिर्फ आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से। फिर आपने एक हाउसिंग पॉलिसी दी, उसके साथ साथ आपने टेक्सटाइल के लिए पॉलिसी दी, इसके साथ आपने टूरिज्म के लिए किया, उसके साथ साथ आपने एग्रीकल्चरिस्ट को एक बड़ा बेनिफिट दिया जो कि GIDC की सूरत में 400 रुपए पर बैग कम हुए, सेल टैक्स कम करके 200 रुपए की बैग की और प्राइस नीचे की, उसके साथ साथ क्रॉप की प्राइस उनको अच्छी मिली, और ये सारी चीजें लोगों के बाइंग पावर को बढ़ाना शुरू किया। आपके एग्रीकल्चरिस्ट को अच्छा पैसा मिला, उनकी मार्केट में डिमांड निकली, उसी की वजह से आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करने लगा, उसी की वजह से आपका टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म करने लगा। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो पाकिस्तान में कभी होते नहीं थे, जैसे हम सेल टैक्स रिफंड, हर बिजनेस में रोता था, अब आपको कोई नहीं मिलेगा ये कहता हुआ कि मुझे सेल टैक्स रिफंड नहीं मिलता। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे रिबेट नहीं मिल रहा, कोई नहीं कहेगा कि मुझे इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुसलसल सबको अंडर प्रेशर में रखा था कि आपको काम करना है, काम करना है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को चेंज किया।
मैं ये समझता हूं कि कप्तान का पूरा राइट होता है कि अपनी टीम वो खुद बनाए, कोई अगर उसको समझ में नहीं आ रहा और उसको चेंज करने का पूरा राइट है। और अब हम अभी आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आप यकीन करें दुनिया की जो सिचुएशन है, शायद पाकिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि $600 का पाम ऑयल आज $1300 पे, $147 का वीट आज $320 पे। इसी तरह आप बाकी प्राइस शुगर की आप उठा के देखें कि कितनी बड़ी है दुनिया में इन्फ्लेशन। इंडिया का लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन का नंबर 6 था, इस साल 10.5 पे पहुंच गया है। हमारा लास्ट ईयर इन्फ्लेशन का नंबर था 10.5 और हम अभी भी 11 के आसपास है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन का इशू सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है। हमारी गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया, वरना ये इन्फ्लेशन के नंबर बहुत ऊपर जा सकते थे। बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए इन्होंने बिल्कुल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं शौकत तरीन साहब ने आज एक बात की थी कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि आपने तबाही कर दी, कर्जा बढ़ा दिया। क्या का इस हवाले शौकत तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब हमने क्या कर दिया, तबाही मचा दी इन्होंने डेट की। डेट तो आपको पता है कि जिस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, और हमारा फिस्कल डेफिसिट इसलिए हुआ कि हम लोगों ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ उसको हमने रोकने की कोशिश की, इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ाए, एक्सचेंज रेट को बढ़ाया। उसकी वजह से जाहिर है कि आपकी डेट जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, 1500 अरब से चली गई 3000 अरब पे। तो वो डेट तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। इस वक्त मार्च एंड में कुछ 38 ट्रिलियन रुपया आपका डेट है टोटल, और उसमें से 25 ट्रिलियन जो है वो लोकल डेट है और तकरीबन 12.5 जो ट्रिलियन है वो फॉरेन डेट है। और ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से सिर्फ 1.7 ट्रिलियन। 38 ट्रिलियन जो था वो पिछले साल 36.4 ट्रिलियन था। उससे पहले 19-20 में जो ये था वो बढ़ा था 3.7 ट्रिलियन। सो इस दफा की जो ग्रोथ है वो पिछले साल की ग्रोथ से आधी है। जी, आपने सुना। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो बॉटम्स अप अप्रोच और ट्रिकल डाउन, ये इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा और मुल्की कर्जों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा? देखें, बिल्कुल आएगा। आपने हमेशा, जैसे माजी में क्या होता था कि ये इंपोर्ट करके बाहर से जो है इंपोर्ट करते थे, यानी कि किसी और की पैदावार उसको ग्रोथ देते थे और आप इंपोर्ट करके आर्टिफिशियल नंबर लाते थे। इस हुकूमत ने दे हैव डन इट बेसिक्स कि जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है उसके रोज़गार को क्रिएट करें। मिसाल देता हूँ मैं आपको, आपकी ज़रात की इस साल जो है 2.8% ग्रोथ आई है और आपकी निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है ज़रात के साथ है। तो आपने उनको 2 ऑप्शन दिए, एक साथ इनकी कीमतें बढ़ा दी उनकी फसल की, और दूसरा आपने जो है उनकी पैदावार जो है उसमें ज़्यादा होगी, तो उनकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ी, तो निस्फ आबादी जो है आपकी खुशहाल हो गई। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि लोग कहते हैं महंगाई हो गई। मैं हमेशा से इस चीज़ का वो हूँ, सपोर्टर हूँ कि मेरे वालिद साहब एक बात कहते हैं कि जब जेब में पैसे होना तो महंगी चीज़ भी सस्ती है, और पैसे ना होना तो सस्ती चीज़ भी आपके लिए एक ख्वाब है। तो आपको जो है उस अप्रोच पे काम करना चाहिए कि अगर आप अपने मुल्क को उठाना चाह रहे हैं पैदावार की तौर, तो जब पैदावार उस वक्त बढ़ेगी जब आप उसको कीमत देंगे। बिल्कुल ठीक है। जो बॉटम्स अप अप्रोच और ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी तो सब्सिडी डायरेक्ट फर्टिलाइजर को जा रही है, वीट वालों को जा रही है, बड़े बड़े जो लोग हैं, शुगर इंडस्ट्री हमने देखा, IPPs, पावर सब। अब ये डायरेक्ट सब्सिडीज़ की तरफ हुकूमत काम करेगी और किसान का डायरेक्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर की जाएगी, उससे फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो है इनकी अप्रोच जो शौकत तरीन साहब की, मैंने जो है समझिए कि 4 सेक्टर पर जा रहे हैं। एक ज़रात की तरफ जा रहे हैं, एक ये जा रहे हैं क्योंकि हम बेबी बूमर, हमारी जो है आबादी जो है यंग है, तो ज़्यादा नौजवान जो है लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं। उसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक अनस्किल्ड और एक स्किल्ड। स्किल्ड के लिए IT सेक्टर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 साल में जो IT की एक्सपोर्ट्स थी वो $800 मिलियन से $1 अरब हुई थी। इस दफ़ा जो है $1 अरब से $2 अरब हो गई 3 साल में। शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं मैं $5 अरब पे ले जाऊँगा। उसमें कौन? ये जो यंग बच्चे आजकल जिनके पास, तो वो यूज़ होंगे। तीसरा, कंस्ट्रक्शन साइड में भी आपकी अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो पढ़ी लिखी नहीं होती, उस पर फोकस कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और लोग कहते हैं कि जी 30 जून के बाद तो एक्सपायर हो जाएगी, फिर ख़त्म। नहीं, ये 2023 तक है। अभी तो प्लॉट की लेन देन खत्म हुई है। 2023 तक जो इस सेक्टर में इमारत बनाएगा, अकील साहब भी इसको कंफर्म करेंगे, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देगा। तो ये तीसरी चीज़। और चौथी जो सबसे आपने भी चलाई हुई थी, शौकत तरीन साहब ने कहा कि भाई छोटे कारोबारियों को, छोटे दुकानदार को, छोटे SME को कोई पूछता नहीं है, मुंह नहीं लगाते। तो ये चीज़ जो है इग्नोर थी। अब ये हमें कल पता लगेगा
कि उनके लिए करने क्या जा रहे हैं। अगर ये चीज़ में ये कामयाब हो गए तो अब जो है नीचे से जो है ऊपर वालों को ग्रोथ मिलेगी। पहले क्या होता था ऊपर, अभी आप देख लें टर्फ की कितनी बातें होती हैं। 400 अरब रुपए स्टेट बैंक ने दिए टर्फ में, सिर्फ 600 लोग हैं। तो इस मुल्क में 600 लोग 400 अरब का कर्जा उठा के ले गए, बाकी 23 करोड़ क्या हाथ में हाथ डाल के बैठे। अगर उसका आधा भी सबको थोड़ा थोड़ा 20-20, 10-10, 15-15 लाख का कर्जा मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि कितना आपको जो है रोजगार मतलब ढूंढना पड़ेगा लोगों को डबल पैसे देकर के भाई आप मेरे पास काम कर लें। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे। तो मईशत में एक ब्लैक होल, अंधे कुएं का भी जिक्र किया शौकत तरीन साहब ने, वो कौन सा है और दीगर क्या मामला, कल बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कल एक अहम दिन वफाकी बजट पेश किया जाएगा और हुकूमत दावा कर रही है कि इकॉनमी अब रिकवर कर रही है और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इकोनॉमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिवाइज किया, टेक्सटाइल्स और दूसरों को गैस की मद में, इलेक्ट्रिसिटी की मद में मराद दी गई, कंस्ट्रक्शन के बीच में जो मराद दी गई, एग्रीकल्चर के बीच में इंटरवेंशन की गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने एक ग्रोथ दिखाई। एग्रीकल्चर जो है 2.77% उसने ग्रो किया। जो रेमिटेंसेज है उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ 16 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। फैटअप में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। अमेजॉन जो है उसने हमें सैलरी लिस्ट पे डाल दिया है। एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत बेहतर चल रही है। प्राइमरी बैलेंस है उसको सरप्लस में लेके चले गए। आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त 4th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हो गई है, द बेस्ट इन एशिया है। जी नाज़रीन, आपने सुने ये हुकूमती दावे। अकील करीम डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन तो कहती है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, सब तबाही है। जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो बातें कर रहे थे उसमें कितनी हकीकत है, और स्टॉक मार्केट की भी जो उन्होंने बातें की, आप बता सकते हैं इसी मुल्क की बातें हो रही हैं कहीं और की हो रही हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के आपस में इख्तलाफ रहते हैं और वो इख्तलाफ में वो सारी बातें जो सच भी होती है उनको झूठ कहना पड़ता है और गवर्नमेंट को अपोजिशन की भी कोई बात सही नहीं लगती। लेकिन हम अपने नंबर से बात करें ज़्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर ने इस साल रिकॉर्ड बोरोइंग की है और 70% इंक्रीज हुआ है बोरोइंग फिगर में। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही है। दूसरी बात जो शौकत तरीन साहब शायद अपनी बजट सर्वे में उन्होंने बताई नहीं है कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो इस साल रही है कि आपका बजट डेफिसिट कम हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। एक तो आपकी जीडीपी की साइज नीचे आई और फिर बजट डेफिसिट कम होना, ये उससे भी बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी बेहतरीन कंडीशन है, जो लोग शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि बाइंग पावर आ कहाँ से रहा है। ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है हाउसिंग पॉलिसी, ये हाउसिंग पॉलिसी अब इस मुल्क को चलाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहले कभी ये नहीं होता था कि गरीब आदमी मकान खरीद सकता है या मिडिल क्लास मकान खरीद सकती है। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो पॉलिसी दी है उसमें आम आदमी के लिए मॉर्गेजेस अवेलेबल करवाई है बैंकों के थ्रू, और ये स्टेट बैंक को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। 40-45 साल से ये कोशिशें चल रही थी, लेकिन स्टेट बैंक ने अब जाके कहीं इस पे कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी की वजह से आपका मुल्क आगे कैसे जाएगा। आप ये देखें कि आपके मुल्क में कम से कम लो हाउसिंग में 1.5 करोड़ मकान शॉर्ट है और 1.5 करोड़ मकान आप एक साथ बना नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ जिस तरीके से मॉर्गेजेस दे रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फी मकान 3 लाख रुपए सब्सिडी अनाउंस की है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 4% पे लैंडिंग लो हाउसिंग के लिए रखी है, ये चीज आपको इतना आगे ले जाएगी जो आप और हम भी नहीं सोच सकते। अगला साल कैसा होगा, सिर्फ 3 लाख मकान अगर बनते हैं तो आपके सारी इंडस्ट्री जो 40 या 45 इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है, इनको सबको एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा, बूस्ट मिलेगा। और वज़ीर आज़म खुद बिल्कुल इस हवाले से कहते भी रहे। एक इंटरनेशनल मुवाजना भी दिया आज शौकत तरीन साहब ने कि दुनिया में कीमतें कितनी बढ़ी और पाकिस्तान में क्या हालात रहे, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं।
हम एक नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। कौन सी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं? गंदम, चीनी, घी, दालें। जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो हमें अफेक्ट करेंगी। शुगर जो है 58% बढ़ी, हमने सिर्फ 19-20% जो है वो बढ़ाई। 38% जो है वो हमने पास ऑन नहीं की। पाम ऑयल 102% जो है वो बढ़ा, हमने सिर्फ 20% बढ़ाया। 82% जो है वो हमने पास ऑन नहीं किया। ऑयल में भी यही है, 119 हमने सिर्फ 22% किया और इसका मतलब 96% जो है वो अब्जॉर्व किया। क्रूड ऑयल में 119% बढ़ा, हमने सिर्फ 32% बढ़ाया और 86% जो है हमने पास ऑन नहीं किया। वीट में जो 29% बढ़ा वो हमें 29% ही बढ़ाना पड़ा। चाय में भी ये है 8.5% बढ़ा, हमने नहीं बढ़ाया। सो हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई को रोकने के लिए अपनी तरफ से जो ये प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस अभी भी हाई हैं और आम आदमी को अफेक्ट कर रही है। तो इसका तरीकाकार तो पहले तो ये है ना कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ। इसलिए इस बजट के बीच में एग्रीकल्चर हम कोशिश करेंगे कि हम एक दफा फिर से फूड नेट एक्सपोर्टर बने, ताकि हमारी अपनी पैदावार होगी तो उसको हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। मुज़म्मिल अस्लम खान साहब, ये इंटरनेशनल कंपैरिजन सही दिया है शौकत तरीन साहब ने, और अगर इंटरनेशनली इतनी कीमतें बढ़ी हैं तो यहाँ पे फिर कैसे कंट्रोल रखा है प्राइसेस? क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो ग्राउंड पे इनफेक्टिव नजर आती हैं। देखें, यही बात है कि अकील भाई ने जो कहा कि डेटा जो है उसकी बात करते हैं। चले, शौकत तरीन साहब की बात पे हम भरोसा नहीं करते और किसी की बात पे भरोसा नहीं करते। यूएनओ का एक इदारा है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने 4 दिन पहले इंटरनेशनली एक प्रेस रिलीज दी थी और जो दुनिया के हर बड़े, जिसे कहते हैं मीडिया हाउस ने फ्रंट लाइन में पब्लिश किया था, FT ने, अल जजीरा ने, ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने बताया था कि पिछले साल के मई से इस साल के मई में आलमी तौर पे 40% खाने पीने की चीज़ें बढ़ी हैं। जैसे अभी तरीन साहब ने बोला कि 120% जो है सिर्फ वेजिटेबल ऑयल की कीमत बढ़ी। सीरियल्स जितने ये जो गंदम वंदुम है उनकी कीमत 40% से बढ़ी। और पाकिस्तान का अगर इस साल का फूड का इन्फ्लेशन का नंबर देखें तो वो है 11.5%। ठीक है, तो उसको अगर हम उस डेटा से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपके ये सवाल बिल्कुल जायज़ बनता है कि अगर बाहर ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं तो हमने रोका कैसे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने रोका इस तरीके से कि हमने अपने बॉर्डर्स को टाइट किया। जैसे कोरोना ने, जो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ईरान से कोरोना ना आ जाए, अफगानिस्तान से ना आ जाए, आपको पता है सारे हमने बॉर्डर सील कर दिए थे। ये अगर नॉर्मल हालात होते तो पाकिस्तान में खाने, इधर से मुशर्रफ साहब को आपको मैं ले जाता हूँ 2008 में, यही हालात 2008 के बाद दुनिया में इस वक्त फूड की इन्फ्लेशन हुई है। मुशर्रफ साहब उधर से जहाज मंगाते थे गंदम का, इधर सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर से देते थे, इधर से बॉर्डर से बाहर चली जाती थी। तो अगर ये कोविड ना होता और बॉर्डर क्लोज ना होते तो अगर आलमी मार्केट में 40% इन्फ्लेशन हुई है या 100% हो जाती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है इस गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट भी थी और इन्होंने बॉर्डर्स से बाहर, फिर आपके सामने चीनी वालों के साथ क्या हुआ। मैंने खुद जो है प्राइम मिनिस्टर से उस दिन सुना था, खुद प्राइम मिनिस्टर ने, हम सामने जब बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मार्च में इनका इरादा था 150 रुपये चीनी लेकर जाने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ सजाएं वजाएं, इन्वेस्टिगेशंस, लोग भी डर गए, बॉर्डर्स को भी कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू लूज़ किया। जैसे मिसाल देता हूँ, पेट्रोल में 30 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी था, अभी वो 4 रुपये रह गया सिर्फ। तो टारगेट अचीव हो गया था, टारगेट अचीव हो गया, लेकिन उन्होंने पास ऑन नहीं किया। और माजी की हुकूमतों की तरह के वो अपना ही, हाँ, क्योंकि ये भी खुद फंसे हुए थे ना, इनकी बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग हो रही थी, बुराई में आए हुए थे, इनको इल्जाम लोग देते थे। अमेरिका से कंपैरिजन बनता है हमारा प्राइस? सर अभी बल्कि अभी डेटा आया है कि अमेरिका की इस महीने की 5% इन्फ्लेशन आ गई है, और जो पिछले साल मनफी में चल रही थी। तो इट्स अ ग्लोबल, इट्स अ इंटरनेशनल ड्रिवन इन्फ्लेशन। और ये बस अल्लाह ताला ने हमारी क्रॉप अच्छी कर दी। अब बस दुआ ये करें कि स्मगल ना हो जाए, क्योंकि कोविड तो खत्म होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे बॉर्डर स्मगलिंग के हवाले से भी रोकने। अकील करीम डॉक्टर साहब एक सवाल आज किया, बल्कि आपको सवाल भी सुना देते हैं। खलीक कियानी साहब ने आज वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल किया, और जिसे कहते हैं कि बाउंसर को डक करते हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना ने वो सवाल डक करने की कोशिश की। सवाल क्या था, बल्कि एक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद उसी सवाल पे आते हैं, जिसे कि मईशत का ब्लैक होल भी का है, पावर सेक्टर और उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स। इस हवाले से बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग रही, मुख्तलिफ घंटे का दौरानिया रहा, कहीं 6 से 8 घंटे की भी रिपोर्ट्स आई कि लोड शेडिंग हो रही है। ओवरऑल कहा जा रहा है 6000 मेगावाट का आज शॉर्टफॉल रिकॉर्ड शायद किया गया।
इसी हवाले से आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या बात की, आइए देखते हैं। क्यों डीजल पर प्लांट चले हैं जो दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाते हैं? सऊदी अरब और कुवैत भी डीजल के प्लांट नहीं चला सकते, लेकिन पाकिस्तान चलाता है। आज क्यों 6-6 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ नेस्को के निजाम पर है? बिजली के रेट आपने दुगने कर दिए, बिजली है नहीं, महंगी बिजली बना रहे हैं। जी नाज़रीन, और आज खलीक यानी सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन अखबार से मुंसलिक, उन्होंने एक सवाल किया, ऐसा बाउंसर सवाल था कि शौकत तरीन साहब ने डक करके कहा कि जी अगली बॉल दोबारा कराइएगा। हमाद अजहर साहब पहले खेल चुके हैं। और कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से क्या सवाल था, आइए देखते हैं। सर, कैपेसिटी पेमेंट्स की क्या जस्टिफिकेशन है जब आज की डेट में भी कोई 6000 मेगावाट के गैस के बिजली घर जो है वो बंद है। मैं नाम लेकर बता सकता हूं कि 6000 मेगावाट के बिजली घर बंद हैं जिनको गैस सप्लाई न होने की वजह से वो नहीं चल रहे और मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। और हम कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट पूरा साल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो कैपेसिटी पेमेंट? आपका वो आप ताल्लुक है वो 5000 वो पड़ा हुआ है और इस वक्त रोड शेडिंग हो रही है। वो मेरे ख्याल में हमाद अजहर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन कर दिया है। आई विल जस्ट मूव ऑन। चलें जी, आप बोलें। आई विल जस्ट मूव ऑन। अकील करीम डैडी साहब, IPP कमीशन रिपोर्ट भी आई, उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज फ्लैग हुए। कैपेसिटी पेमेंट, बिजली इस्तेमाल करो ना करो, जिन्होंने ये मुआहदे किए, जिन लोगों ने इससे फ़ायदे उठाए, ये हुकूमत भी सिर्फ लिप सर्विस दे रही है और आवाम जो है फिर लोड शेडिंग, महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर। इससे बड़ा कोई स्कैंडल हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि IPP की जो रिपोर्ट बनाई गई है ना, उन लोगों से बाजपरस होनी चाहिए कि उन्होंने वो एक रिपोर्ट भी जाली बनाई है, ऊपर से उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं ना वो भी काफ़ी पुअर है। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जिसके हाथ में कोई भी थोड़ा बहुत भी पावर दिया जाता है उसका वो मिसयूज़ करता है। इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ये जो इशू है IPP का, ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको अभी तक सही तरह हैंडल नहीं किया गया। अगर इसको सही तरह हैंडल किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो लोग इस गलत काम में इन्वॉल्व हैं उनको गवर्नमेंट बहुत आसानी से पकड़ सकती है। पिछले दिनों में ये खलीक यानी का सवाल बिल्कुल ठीक है कि जब आप उनसे पावर लोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या वो प्रोजेक्ट पावर देने की पोजीशन में भी है या नहीं है। हो सकता है कि अगर वो पावर देने की पोजीशन में ना हो तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी जो हम दे रहे हैं। तो इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि हमसे शायद इस पर थोड़ी बहुत कोताही हुई है, लेकिन इस गवर्नमेंट को हम इससे ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि अब इनके हाथ में हुकूमत है, सरप्लस पावर आपके पास है, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है जनरेशन को बेचने की। और अगर आप बेचते हैं तो उसके पैसे आपको वसूल नहीं होते, आपका बैड डेब्ट बढ़ जाता है। IMF वगैरह से जो हम कहते हैं ना नेगोशिएशन जब करते हैं तो IMF कभी आपको नहीं कहती कि आप बिजली की प्राइस बढ़ाए। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और मेरे ख्याल शौकत तरीन साहब ने अनाउंस भी किया है, तो इस पे देखते हैं कि जी। जब मैं एक बात बता दूं, प्लीज सुन ले आप। IMF ये कहती है कि आपका सर्कुलर डेट यहां से बढ़ना नहीं चाहिए और उसकी वजह यही होती है क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा है, हमारी डिमांड कम है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये हमारे लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं और इसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है। अकील करीम डैडी साहब, मुज़म्मिल साहब से जानना चाहूंगा, ये एक पुराना इशू चला आ रहा है, ये हुकूमत भी लिप सर्विस दे रही है, सोलर पे पूरी दुनिया कन्वर्ट हो रही है, सोलर और विंड, इसकी भी मेरे ख्याल समरीज हैं, हुकूमत कोई डिले कर रही है, अप्रूवल्स नहीं हो रही, कुछ है आपके इल्म में ऐसी चीज़, क्या वजह है? देखें, हमारे यहाँ तो जो सिंपल सी बात है, जो माजी में ये रहा है कि जो जाके जितना बड़ा जो है गवर्नमेंट के लोगों को खुश कर देता है उसको उतनी फेवर मिल जाती है। इस हुकूमत की अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने जो है अभी अपनी दौरे हुकूमत में सिर्फ डैम का काम शुरू किया और मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड भी यही है। अब ये जो अकील भाई ने बात की और आपने बात की कि जो माजी के एग्रीमेंट हैं वो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल, और हम सिर्फ उसको इस डर से ऑब्लाइज कर रहे हैं कि इंटरनेशनली हमारा परसेप्शन ना ख़राब हो जाए अगर हमने इनको गिरफ्तार कर लिया या इनकी कंपनियों को हमने कब्जा कर लिया, उस डर की वजह से बस हम ऑनर कर रहे हैं। लोग तो पाकिस्तान में बैठे हैं जिनके पावर प्लांट्स और कुछ किए बगैर बिलियंस मिल रहे हैं उनको, ये कहीं और होता है दुनिया में? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता और बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप मेरे से पूछें, अगर यहाँ से बिजली का बिल बढ़ा ना तो मैं अपने घर में के इलेक्ट्रिक की बिजली कटवा के सोलर प्लांट लगा दूंगा और 1 साल में मेरे सोलर प्लांट की जो है ना कॉस्ट निकल जाएगी जो मेरा बिल है। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल असलम खान साहब, अकील करीम डैडी, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आपने सुना, दोनों हमारे पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं कि IPPs के साथ और ख़ास तौर पे जो कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है
वो क्रिमिनल एक्ट है और सिर्फ खौफ की वजह से हम अरबों रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।